एंजाइम काइनेटिक्स के पार्ट सेकंड में हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करेंगे अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में। कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा था कि फ्री एनर्जी से वो बाइंड करता था, लेकिन अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में वो फ्री एनर्जी के साथ बाइंड नहीं करेगा, वो सिर्फ ES कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है। मतलब कि यहाँ एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलके बनाएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर आ जाएगा, उसके बाद बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर। यानी पहले सबस्ट्रेट बाइंड करेगा फिर इनहिबिटर बाइंड करेगा। ये एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करते, ये दूसरी जगह बाइंड करते हैं, यानी ES कॉम्प्लेक्स पे बाइंड करते हैं। BMX यहाँ पर डिक्रीज होगा, क्यों होगा? क्योंकि ESI कॉम्प्लेक्स बन गया है, अब प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसीलिए BMX यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। और KM भी डिक्रीज होता है। KM क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि ES कॉम्प्लेक्स बन गया है, इनहिबिटर उसको लॉक कर देता है, उसकी वजह से ES कॉम्प्लेक्स बनने लगते हैं। एंजाइम को सबस्ट्रेट से एफिनिटी ज़्यादा चाहिए यहाँ पे, इसीलिए एफिनिटी इंक्रीज़ हो जाती है और KM डिक्रीज़ हो जाता है। इसके बाद है मिक्स एंड प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। पहले मिक्स इनहिबिटर की बात कर लेते हैं। इनहिबिटर बाइंड करता है फ्री एंजाइम और ES कॉम्प्लेक्स के साथ, यहाँ दोनों से बाइंड करेगा ये। BMX डिक्रीज़ हो जाएगा, KM जो है इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि इक्वल एफिनिटी रहती है एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट की, BMX डिक्रीज़ होता है और KM जो है अनचेंज रहता है KM पे। इसके बाद देखिए कंपैरिजन स्लाइड। कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा था, एक्टिव साइट से बाइंड कर रहा था, KM जो है इंक्रीज़ हो रहा था, BMX सेम था। अनकॉम्पिटिटिव में ES से बाइंड कर रहा था, KM आपका डिक्रीज़ हो रहा था, BMX भी डिक्रीज़ हो रहा था। मिक्स के केस में क्या था, वो एंजाइम से भी बाइंड कर सकता था, एंजाइम सबस्ट्रेट से भी बाइंड कर रहा था और KM डिक्रीज़ भी हो सकता है, इंक्रीज़ भी हो सकता था, BMX जो है डिक्रीज़ होगा केवल। प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या था कि एंजाइम या एंजाइम सबस्ट्रेट से वो बाइंड कर रहा था, इक्वल एफिनिटी थी, KM सेम था, BMX जो है डिक्रीज़ था। इरिवर्सिबल में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन, BMX में एंजाइम इनएक्टिवेट। इसके बाद ये कंप्लीट हो चुका है। आज का टॉपिक है रेगुलेटरी एंजाइम। जो एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं उनको हम रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं। ये दो टाइप्स की हैं, कंट्रोल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, कंट्रोल ऑफ एंजाइम एबिलिटी। इसकी डेफिनेशन क्या है? रेगुलेटरी एंजाइम वो एंजाइम होती हैं जिनकी एक्टिविटी सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट्स क्या है? इंश्योर मेटाबॉलिक बैलेंस एंड एफिशिएंसी, प्रिवेंट अननेसेसरी यूज ऑफ एनर्जी, अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक इंटरमीडिएट्स, हेल्प सेल एडेप्टेड टू चार्जिंग कंडीशन। 4 टाइप की रेगुलेशन होती है, एलोस्टैटिक रेगुलेशन, कोवलेंट मॉडिफिकेशन, प्रोटोलिटिक एक्टिवेशन, फीडबैक इनहिबिशन। ये 4 टाइप्स की रेगुलेटरी एंजाइम्स होती हैं। एलोस्टैटिक रेगुलेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ओलो मतलब अदर, स्ट्रिक्ट मतलब साइड। एक्टिव साइड के अलावा एक और साइड उसको कहते हैं ओलोस्टैटिक साइड। जो एक्टिव साइड के एक अनदर साइड होती है उसको हम एलोस्टैटिक साइड बोलते हैं। एंजाइम में 2 साइड होती हैं, एक्टिव साइड, ओलोस्टैटिक साइड। एक्टिव साइड में आता है सबस्ट्रेट, ओलोस्टैटिक साइड में आता है मॉड्यूलेटर। एक्टिव साइड में सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड होता है, एलोस्टैटिक साइड पर बाइंड करता है। मॉड्यूलेटर में क्या करता है? बाइंड होता है, एक्टिव साइड पर बाइंड नहीं करता, बस एंजाइम की शेप चेंज करता है। ये इसको बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, उसके बाद शेप चेंज होता है, उसके बाद एंजाइम ज़्यादा एक्टिव और कम एक्टिव हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती तो प्रोडक्ट भी नहीं बनता। एक्टिव साइड में रिएक्शन भी होती है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी होती है। इसके बाद है हमारा पॉजिटिव मॉड्यूलेटर और नेगेटिव मॉड्यूलेटर। पॉजिटिव मॉड्यूलेटर में क्या होता है? एक्टिवेशन होता है, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, एफिनिटी इंक्रीज़ होगी, KM जो है डिक्रीज़ होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? एंजाइम होती हैं, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर आके बाइंड करता है, शेप चेंज हो जाती है, सबस्ट्रेट इजीली बाइंड हो गया है, उसके बाद रिएक्शन फास्ट होती है और मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। इसका जो ग्राफ आता है वो उसकी जो कर्व आती है वो लेफ़्ट साइड में आती है। रिएक्शन यहाँ फास्ट होती है, एफिनिटी ज़्यादा होती है, KM जो है कम होता है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव मॉड्यूलेटर जिसको हम इनहिबिटर कहते हैं, जहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ होती है, एंजाइम होती है उससे नेगेटिव मॉड्यूलेटर आके बाइंड करता है, शेप चेंज हो जाती है, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाते, रिएक्शन स्लो होती है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो भी लेस होती है।
Km यहाँ पे हमारा इंक्रीज़ होता है, एफिनिटी डिक्रीज़ होती है। इसका जो ग्राफ आता है उसकी जो कर्व रहती है वो राइट शिफ्ट होती है और रिएक्शन यहाँ पे स्लो रहती है, ठीक है। देन होमोट्रॉपिक वर्सेस हेटेरोट्रॉपिक रेगुलेशन। होमोट्रॉपिक रेगुलेशन में क्या होता है, सबस्ट्रेट ही रेगुलेट बन जाए, मतलब यानी सबस्ट्रेट एलोस्टैटिक इफेक्ट भी दिखाए। एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। हेटेरोट्रॉपिक में क्या है, जब रेगुलेशन के अलावा कोई और मॉलिक्यूल्स हो, जैसे कि ATP, AMP, CTP यानी फैक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट, तो उस केस में हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक रेगुलेशन। ऑलोस्टैटिक एंजाइम में क्या होता है, मोस्ट एंजाइम ऑलिगोमॉर्फिक चेन में नहीं होती, मल्टीपल सब यूनिट होती हैं। सब यूनिट 1, 2, 3, 4 ये सब मिलकर क्या बनाएंगी, एंजाइम बनाती हैं। इसमें कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है, ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है। सपोज एंजाइम के पास Y सब यूनिट है, पहले सबस्ट्रेट बाइंड हुआ, अब एंजाइम की एफिनिटी बढ़ गई तो सेकंड सबस्ट्रेट और आसानी से बाइंड कर जाएगा, फिर थर्ड बाइंड करेगा, फिर फोर्थ। इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। इसीलिए ग्राफ कैसा बनता है, नॉर्मल एंजाइम में हाइपरबोला ग्राफ बनेगा, ओलोस्टैटिक एंजाइम के केस में सिग्मोइड जो है कर्व बनेगी, सिग्मोइड। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है, ओलोस्टैटिक एंजाइम मिकाइलस मेंटेन काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करती, ये सिग्मोइड काइनेटिक को फॉलो करती हैं। इसके बाद है फीडबैक इनहिबिशन वर्सेस फीडबैक रिप्रेशंस। फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है, इसमें मेटाबॉलिक पाथवे का फाइनल प्रोडक्ट यानी एंड प्रोडक्ट पाथवे के फर्स्ट रेगुलेशन एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। इसका एग्जांपल है ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस। इसको हम एंड प्रोडक्ट इनहिबिटर भी बोलते हैं। यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है, फास्ट होता है, एलोस्टैटिक एंजाइम्स प्रेजेंट रहती हैं, एक्सेप्टिंग एंजाइम इनएक्टिव होती हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है, एंड प्रोडक्ट एलोस्टैटिक साइट पे बाइंड करता है, एक्टिव साइट डिस्टोर हो जाती है, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करता, रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। फीडबैक रिप्रेशन में क्या होता है, एंजाइम की सिंथेसिस कंट्रोल होती है, स्लो रिस्पांस होता है, इसमें जीन का एक्सप्रेशन हम देखते हैं, न्यू एंजाइम इसमें सिंथेसिस नहीं होती। DNA से RNA बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन, RNA से प्रोटीन बनेगी, ट्रांसलेशन, उसके बाद रिएक्शन प्रोसेस होगी, फिर एंड प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा, जीन का एक्सप्रेशन भी रुक जाएगा, कोई एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं होगी, एंजाइम नया कोई सिंथेसिस नहीं हुआ और कोई रिएक्शन भी नहीं हुई। रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, ये एक डायनेमिक वे है एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए। एंजाइम एक्टिविटीज रेगुलेट बाय द रिवर्सिबल कोवेलेंट एडिशनल और रिमूवल ऑफ केमिकल ग्रुप। कहने का मतलब ये कि एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है केमिकल ग्रुप के एडिशन और रिमूवल से। ये जो है मॉलिक्यूलर स्विच की तरह एक्ट करता है, अगर ऑन है तो एक्टिव फॉर्म में रहेगा, ऑफ है तो इनएक्टिव रहेगा। ये अलाउ करता है रिपीट एंड प्रीसियस कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। एक्टिव एंजाइम है जो कि अनमॉडिफाइड है, उसमें आपने मॉडिफाइड ऐड कर दिया, यानी काइनेज आपने ऐड कर दिया, तो मॉडिफाइड एंजाइम इनएक्टिव हो गई। उसके बाद आप मॉडिफाइड को रिमूव कर दोगे यानी फॉस्फेटेज ऐड करके, तो एंजाइम एक्टिव हो जाएंगी यानी रीएक्टिवेट हो जाएंगी। इसका एग्जांपल है फॉस्फोराइलेशन जो कि इनएक्टिवेशन होता है, एक है इसका डीफॉस्फोराइलेशन जिसमें रीएक्टिवेशन होता है। ये इसका एग्जांपल है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के। इसके बाद है आइसोजाइम्स। एक क्वेश्चन है, क्या एक ही रिएक्शन को अलग अलग एंजाइम परफॉर्म कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। उन्होंने ऐसी एंजाइम जो एक ही रिएक्शन को अलग अलग परफॉर्म कर सकती हैं उनको हम बोलते हैं आइसो एंजाइम। ठीक, इसमें क्या होता है, डिफरेंट एंजाइम होती हैं, डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं, फिर डिफरेंट जीन होती हैं, लेकिन यहाँ जो रिएक्शन होती है सेम रहती है। ठीक है, इसका एग्जांपल है लैक्टेट डिहाइड्रोनेज, यानी रिवर्सिबल कन्वर्जेशन होता है यहाँ पे पायरुवेट का लैक्टेट में। ये रिएक्शन हर टिश्यू में होती है। इसके बाद LDH के 5 आइसोएंजाइम्स होते हैं, लेकिन हर टिश्यू में LDH सेम नहीं रहते। इसके 2 टाइप्स हैं, अगर H है तो हार्ट, M है मसल्स, इनमें 5 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब अगर LDH 1 है तो उसका कंपोजिशन H4 होगा। मेजर लोकेशन इसकी कहाँ होगी, हार्ट में और रेड ब्लड सेल में। इसके बाद है आइसोएंजाइम LDH2, इसमें कॉम्पोजिशन होगी H3M। मेजर लोकेशन इसकी क्या होगी, रेटिकुलम एंडोथेलियम टिश्यूज़ में। उसके बाद है LDH3 जिसकी कंपोजिशन होगी H2M2, इसकी मेजर लोकेशन कहाँ है, लंग्स में। इसके बाद है LDH4 जिसका कंपोजिशन क्या है, HM3, इसकी मेजर लोकेशन कहाँ है, किडनी में और प्लेसेंटा में। उसके बाद है LDH5 जिसकी कंपोजिशन क्या है, H4।
मेजर लोकेशन है इसकी लिवर और स्केलेटन मसल। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, हार्ट अटैक के बाद LDH1 का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए पहले माइक्रोकार्डिक इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए LDH का यूज़ किया जाता है। हेक्सोकाइनेज, इसमें 4 आइसोएंजाइम्स होती हैं। हेक्सोकाइनेज में 1, 2, 3, 4, जिसमें 4th है हेक्सोकाइनेज, उसको हम ग्लूकोकाइनेज बोलते हैं। उसकी जो लोकेशन है वो लिवर, पैनक्रेटिक, बीटा सेल्स में रहती है। इसके फीचर्स हैं कि ये हाई KM रहता है, इसमें लो एफिनिटी रहती है, हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन पर कम काम करता है ये। और जो हेक्सोकाइनेज सेकंड है वो लो KM पे काम करता है, एफिनिटी ज़्यादा रहती है और ग्लूकोज कंसंट्रेशन लो पर भी ये काम करता है। देखिए आइसोजाइम में क्या हो रहा था, डिफरेंट जीन थी, सेम रिएक्शन थी। ओलो एंजाइम में सेम जीन के डिफरेंट एलील से बनता है। इसके बाद है नेक्स्ट जाइमोजन एक्टिवेशन। कि प्रो एंजाइम्स होते हैं, एक इनएक्टिवेट प्रिकॉसर इनएक्टिव फॉर्म में होता है जो स्पेसिफिक लीवेज प्रोटीन यानी प्रोटीन की कटिंग के बाद एक्टिव एंजाइम में बदल जाता है। इसमें क्या रहेगा, इनएक्टिव एंजाइम्स रहेंगी, स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड का क्लीवेज होगा, उसके बाद एक्टिव एंजाइम की फॉर्मेशन होगी। इसमें प्रोटेक्शन के अगेंस्ट सेल्फ डाइजेशन होता है जिसको हम एंटी डाइजेशन कहते हैं। कुछ एंजाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, स्पेशली प्रोटीज यानी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अगर ये एंजाइम पैनक्रियाज के अंदर ही एक्टिव हो जाए और पैनक्रियाज के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे तो इस कंडीशन में ऑटो डाइजेशन हो जाता है, इसीलिए बॉडी में उन्हें इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है। इसके बाद है कि एक्टिवेशन कैसे होगा। जाइमोजन एक्टिवेशन में स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड कट होता है। इस क्लीवेज के बाद एंजाइम की 3D स्ट्रक्चर कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाती है, फिर एक्टिव साइड एक्सपोज हो जाती है और एंजाइम एक्टिव बन जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक बार अगर जाइमोजन एक्टिव एंजाइम में बन गया तो वो वापस से जाइमोजन नहीं बना सकता। एक्टिवेशन पाथवेज में क्या होता है, ट्राइप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है जिसको हम जाइमोजन बोलते हैं, इसमें ट्राइप्सिन जो कि एक्टिव फॉर्म में है जिसको हम मास्टर एक्टिवेटर कहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम है क्योंकि ट्राइप्सिन सारे जाइमोजन को एक्टिव कराता है। कुछ RNA एंजाइम्स, कुछ DNA एंजाइम्स और कुछ एंटीबॉडी एंजाइम्स होती हैं। RNA एंजाइम जहाँ पे RNA एज अ कैटलिस्ट काम करेगा, ठीक है, जिसके एग्जांपल हैं RNA स्पीक और ग्रुप 1 के इंट्रोन, ग्रुप 2 के इंट्रोन, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। उसके बाद है DNA एंजाइम जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबो एंजाइम, जिसमें DNA एंजाइम एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल्स है जो कैटालिटिक एक्टिविटी दिखाता है। नेचुरल DNAs नहीं मिलते इसमें क्योंकि लेबोरेटरी में इसको इन विट्रो मेथड से इसको बनाया जाता है। इसका फंक्शन है DNA को कट करना। ये बायोटेक्नोलॉजी और बायोसेंसर में यूज़ किया जाता है DNA एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं DNA एंजाइम्स। उसके बाद है एंटीबॉडी एंजाइम जिसको हम कैटालिटिक एंटीबॉडी बोलते हैं, जिसको एंटीबॉडी और प्लस एंजाइम से मिलके ये बने होते हैं अभी एंजाइम्स। ये एक एंटीबॉडी होती हैं जो एंजाइम की तरह रिएक्शन को कैटलाइज करती हैं। कैसे बनती हैं, ट्रांजिशन स्टेट एनालॉगस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। इसका यूज़ क्या है, ये ड्रग डिऑक्सिफिकेशन में यूज़ होती है, कैंसर थेरेपी की रिसर्च में इसका यूज़ होता है। इसके बाद है लाइसोएंजाइम। लाइसोएंजाइम एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल यानी पेप्टाइडोग्लाइकन को तोड़ देती है। ये टीयर्स, आंसू, सलाइवा, स्वीट, एग में मिलती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 129 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, अल्फा बीटा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसकी डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1922 में की थी और हीट स्टेबल है। ये वर्क एज अ वाइड रेंज ऑफ pH 4 और 9 पे काम करती है। ये एक्टिव रहती है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, इनहेरेंट इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो बॉन्ड ब्रेक करती है उसका नाम है बीटा-1,4 ग्लाइकोसाइड्रिक बॉन्ड, जिसको हम NAM और NAM और NAG बोलते हैं, ठीक है। आज हमारा एंजाइम काइनेटिक ख़त्म हो गया है, इसके बाद हम करेंगे PYQ नेक्स्ट लेक्चर में।